हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन स्टॉक ट्यूबर पे आपका स्वागत है। तो ये एक क्रूशियल वीडियो होने वाला है क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यही सवाल रहता है कि 2024 चल रहा है तो सबसे बेस्ट स्टॉक्स कौन से हैं जिस पे इन्वेस्ट करूं तो मेरे पैसे सेफ हो और थोड़ा गेन भी देखने को मिले। सबको प्रॉफिट चाहिए भाई, दुनिया में किसी को भी लॉसेस बियर नहीं करना। तो बस उसी चीज़ पे आज का ये वीडियो रहने वाला है। तो ये वीडियो अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो पे आए हो और इससे पहले वाला वीडियो जो था, एक ट्यूटोरियल मैंने मंडे को सुबह डाला हुआ है, तो वो अगर आपने देखा नहीं है तो वो आपको देखना चाहिए। उस पर एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि कोई भी स्टॉक हो, चाहे वो भले आपको वो कंपनी पसंद हो या आपको लग रहा है कि उस कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो वो पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक्स आपको ऑप्टिमम लेवल, मतलब जो फेयर वैल्यूशन होता है, ना ही वो अंडर वैल्यूड हो ना ही ओवर वैल्यूड हो, जो फेयर वैल्यूशन होता है ना उसका, कि भाई ये कंपनी है, सपोज भारती एयरटेल, इसका फेयर वैल्यू मुझे 1350 रुपये में दिख रहा है। उससे ऊपर जितना भी है वो तो ओवर प्राइस्ड है, उससे नीचे जाए तो फिर मुझे तो मौका मिल जाएगा ज़्यादा खरीदने का। हाँ, अब कंपनी के फंडामेंटल्स पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर वो कंपनी कुछ लीगल केसेस में या ऐसे कोई इवेंट्स में फंस जाए तो फिर तो मुश्किल होता है उसका ग्रो करना। आपको ही पता है कि वो कंपनी फिर तो डूबने वाली है, स्टॉक्स पे क्या ही असर हो जाएगा उसका। वो जो अभी देख रहे हो आप, जो लीगल नोटिस आए हैं अभी वोडाफोन आइडिया में, तो वोडाफोन आइडिया बिल्कुल अल्टीमेट डिस्काउंट पे अभी है, लेकिन वो सब अब काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि वो उनका आगे का परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है। लेकिन दस टावर भी, वो भी उनके साथ ही लिपट गई है। तो ये जो कॉमन सा सवाल रहता है कि आज के डेट पे सबसे बेस्ट स्टॉक्स कौन से हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैंने एक लिस्ट बनाई है जो निफ्टी 50 में है। अच्छी कंपनीज उनके जो टॉप 100 में आते हैं, वो कंपनीज के कुछ अच्छे कंपनीज जो टॉप 200 में आते हैं लिस्ट में, उनकी भी मैंने कुछ इस लिस्ट में ऐड कर रखा है। ये मेरे फेवरेट कंपनीज है। इनका आप चाहे अर्निंग्स रिपोर्ट देख लो, आप चाहे मगर आप अगर आप इनसाइट्स देखते हो किसी कंपनी के, तो आप वहाँ पे भी जाके देख लो, स्क्रीनर हो या, वैसे मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा किसी वेबसाइट या किसी वेबसाइट से मैं एफिलिएटेड हूँ नहीं, बस जो मैं यूज़ करता हूँ उन वेबसाइट के बारे में मैं मेंशन कर देता हूँ। ये भी अभी जहाँ पे आप देख रहे हो ये स्क्रीन, ये ट्रेडिंग व्यू है, इनके साथ मेरा कोई एफिलिएशन है नहीं, बट मैं ये यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे देखना अच्छा लगता है। अब ये लिस्ट अगर आपको चाहिए तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आप कमेंट में लिख देना लिस्ट, मैं आपको कोई एक वे ढूंढ के या आपको रिप्लाई में ही इस लिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना अपने, अगर आपके पास है ट्रेडिंग व्यू तो चलिए अब देखते हैं कि अ, ये जो लिस्ट बनाई है मैंने, इसमें से मुझे अभी के टाइम पे कौन से स्टॉक पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप इससे पहले वाला जो वीडियो आया था ट्यूटोरियल वाला, वो अगर आपने देखा नहीं है तो इसमें शायद आपको समझ आए कुछ। अगर आ जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आप कंफ्यूज होते हो देखते वक्त ये वीडियो कहीं ना कहीं, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप पॉज करिए और वो पुराने वाला वीडियो देखिए जो मैं शायद आई बटन पे दे दूँ कहीं, और आप फिर इस वीडियो पे आइए, तो शायद आपको आप थोड़ा बेटर कैच कर पाए पेज के साथ। देखिए, हमने बात की थी किसी भी कमोडिटी हो, स्टॉक हो या बॉन्ड हो,
तो उन सब का एक फेयर वैल्यूशन रहता है, जिससे ऊपर वो प्रीमियम कहलाती है और जिसके नीचे वो डिस्काउंट कहलाती है। तो मेरे लिए जो अभी ये फिबोनाची देख रहे हैं आप, ये फिबोनाची मैंने ड्रॉ कर रखा है। एक सेकेंड, सॉरी, ये फिबोनाची मैंने ड्रॉ कर रखा है। अब मेरे लिए ये डिस्काउंट मार्केट है, क्योंकि ये एक रिसेंट स्विंग है जिसके बाद मार्केट कभी डिस्काउंट पे गई नहीं या कभी फेयर वैल्यूशन पे आई नहीं। देखिए आप, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, कभी फेयर वैल्यूशन पे आई नहीं। जो फिबोनाची का 0.5 लेवल है, ये मेरे लिए 50% लेवल है, ये मेरे लिए फेयर वैल्यूशन है। मैं अक्सर स्टॉक्स यहीं पे खरीदता हूँ, तभी प्रॉफिट पे रहता हूँ। वैसे अगर कोई ज़्यादा बुरी न्यूज़ आए किसी कंपनी के बारे में और उसके फंडामेंटल्स अच्छे हो, लाइक अदानी पे टैक्स हुए इतने सारे, लेकिन अदानी का फंडामेंटल देखो ना यार। अदानी पोर्ट सबसे मेरा फेवरेट, सबसे बड़ा, मतलब अभी तक तो अदानी का, जो अदानी एंटरप्राइजेस का सबसे बड़ा और मेरा फेवरेट उनका बिजनेस है, वो पोर्ट का ही है। मुझे लग रहा है इट्स वेरी हार्ड, मतलब बहुत ही, वैसे सिचुएशन आए तो ही वो बिजनेस फेल होगी, वरना तो वो भले ही अदानी ग्रीन एनर्जी या जो उनके अदर बिजनेस है उन पे इतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए अदानी साहब, लेकिन पोर्ट में तो ये भाई कमाल ही कर जाएंगे। मेरा कॉन्फिडेंस है वैसा। तो वैसे कोई अगर न्यूज़ आती है, जैसे अदानी पे आई थी डुंडनबर्ग रिसर्च, अब उनका नाम तो ले नहीं सकते, तो वैसे रिपोर्ट्स में आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा एक डीप फॉल आया था। तो वैसे केसेस में एक डीप डिस्काउंट पे जाती है, जो कि आप कह सकते हो, अगर मैं इस फिबोनाची को थोड़ा सही से एंकर करूँ तो 0.618 और 786, ये दो लेवल्स और है जो कि 0.5 के बाद, 50% के बाद कभी अगर वो यहाँ पे आते हैं तो वो डीप डिस्काउंट लेवल कहलाते हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे इंडिकेशंस मिल जाए। मैक्स स्टॉक्स मैं ऐसे ही सॉर्ट करता हूँ कि अगर कोई स्टॉक अभी फेयर वैल्यूशन पे चल रही हो, तो मैं देखता हूँ कि उस वैल्यू पे आने के बाद वो स्टॉक बिहेव कैसा कर रहा है। अब देखिए, आपके और हमारे चाहने से मार्केट में कोई बड़े मूव आते नहीं हैं। उसके लिए ना बड़े प्लेयर्स का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, तभी एल्गो को लगता है कि हाँ, अब वो टाइम आ चुका है जब उसको हायर प्राइसेस प्रिंट करनी चाहिए। अब एल्गो हमेशा ऑप्टिमम प्राइसेस ऑफर करेगा, जैसे जिससे कि चलिए एल्गो की बातें बाद में करेंगे, कभी एक उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये मान लो कि एल्गो को सबसे अच्छे प्राइस में बेचना है उसको, जिस प्राइस पे वो मैक्सिमम बेच सके बस। तो जब बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व होंगे तो कहीं ना कहीं फुटप्रिंट भी छोड़ेंगे। अब देखो यार, एक बकेट में आप छोटे छोटे स्टोन्स डालो, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं ना वो डालो, कंकड़ जिसे कहते हैं, वो एक एक करके डालो। और उसमें अगर आप एक कंकड़ डालते हो तो जितना उछाल आएगा, क्या एक बड़ा ईंट, अगर फुल ईंट जो सीमेंट वाली होती है ना, ब्रिक या तो मिट्टी वाली, वो वो अगर आप डाल दो तो क्या दोनों का उछाल सेम रहेगा, जो कंकड़ में होती है और जो ईंट से उछाल होगी? नहीं। तो वही डिस्प्लेसमेंट अगर कोई बड़ा प्लेयर मार्केट में आए तो वैसा डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है मार्केट। और तब उस मूवमेंट को मैं देख के डिसाइड करता हूँ कि अब सही टाइम है या नहीं एंटर करने का। तो वही मोमेंटम पकड़ के मैं अपना जो डिसीजंस होते हैं वैसे लेता हूँ। खैर, उसके ऊपर भी वीडियोस बनाएंगी इन डिटेल। अगर आपको वो सब चाहिए तो आप चैनल में जुड़े रहिए, वो वीडियोस जल्दी आएंगे। वैसे अगर कोई मेरे पुराने वीडियोस देखता था, अगर कोई व्यूअर ऐसा मिल जाए जो
2018 से 21 तक, वो 3 साल तक वो शायद चैनल थी। ऑब्वियसली 2019 और 20 के बाद, 20 मार्च के बाद मैंने पोस्ट करना बंद कर दिया था, लेकिन वीडियोस अवेलेबल थे उस पर। अब वो रिट्राइव कर नहीं पा रहा हूँ मैं। पता नहीं, खो गई मुझसे यूज़र आईडी पासवर्ड, और वो चैनल भी अभी एक्टिव है नहीं, और शायद वो डीएक्टिवेट हो भी चुका है। खैर, अब अब हम देखते हैं कि ये जो लिस्ट है, इसमें से ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो अभी डिस्काउंट पे है या फेयर वैल्यू पे है, क्योंकि प्रीमियम पे तो मैं बाय करता नहीं हूँ। ठीक है, अब देख लो, जैसे कि अदानी एंटरप्राइजेस, ये अभी डिस्काउंट पे गई थी। अब अब ये बार बार डिस्काउंट पे जाती रहती है, क्योंकि इनके साथ कांड ही वैसा हो गया। तो ये देख लो आप, ये एक डिस्काउंट पे गई थी, तो मेरे लिए ये एक फेयर वैल्यू है बाय करने का। लेकिन उसके साथ भी मैं देखूंगा कि उसके करंट, कंपनी के अभी करंट फंडामेंटल्स है क्या। एक तो उनके कोई मतलब जो इकोसिस्टम है ना उनका, तो उसमें क्या चल रहा है, प्लस वो इकोनॉमिक्स वाइज कैसे परफॉर्म कर रहा है, इकोनॉमिकली वो अभी किस स्टेट पे है। तो ये दोनों चीज़ें, और स्टॉक का फेयर वैल्यूएशन होना, ये 3 चीज़ों से मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे ये मार्केट में भी, मतलब मार्केट से इसको खरीदना चाहिए कि नहीं। देखिए, स्टॉक मार्केट एक मार्केट है, उस पर हर एक कंपनी के स्टॉक एक प्रोडक्ट है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक कोई प्रोडक्ट का वैल्यूएशन अभी सही है, कोई ओवर वैल्यूड है तो कोई अंडर वैल्यूड है, और कोई फेयर वैल्यूएशन पे अभी ट्रैवल कर रही है। तो वही चीज़ें हमें ढूंढना होता है। और किसी भी स्टॉक का ना कोई बेस्ट टाइम नहीं होता कि अभी खरीदो। मतलब ऐसा नहीं होता कि दिसंबर में खरीदना चाहिए ये स्टॉक, जनवरी में वो स्टॉक, वैसा नहीं होता। वो डिपेंड करता है कंपनी के इकोसिस्टम पे और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पे, कि उसमें लोगों की अभी सेंटिमेंट्स होगी क्या। और देखिए, बड़े प्लेयर्स तो कभी, मतलब वो कभी बताते नहीं आपको कि कहाँ पे खरीद रहे हैं, कहाँ पे बेच रहे हैं। जो भी सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स अभी घूम रहे हैं ना मार्केट में, वो आपको ज्ञान दे देंगे, लेकिन कभी अपना ऐसी चीज़ें बताएंगे नहीं। क्योंकि जो भी मैं बता रहा हूँ ना, वो यार आपको, आप ढूंढ लो यूट्यूब में, शायद ही आपको कोई बता रहा होगा ये सब चीज़ें। सबको अपनी स्ट्रेटजी प्यारी है, मुझे भी है, लेकिन ऑब्वियसली इसके साथ और भी चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करता हूँ कोई भी डिसीजंस लेने से पहले, और वो आगे के टाइम पे शेयर की जाएगी। अभी तो मुझे कुछ 6-7 साल हो गए, मैं ऐसे थोड़े छोटे मोटे इंफॉर्मेशन शेयर करते रहता हूँ। लेकिन जो जो अभी हार्ड डिस्क है ना, उसका छोटा सा हिस्सा ही आपको दे रहा हूँ मैं इंफॉर्मेशंस। आगे आप जुड़े रहिए चैनल में, धीरे धीरे करके इन डेप्थ में भी जाएंगे। हाँ, तो दोबारा से टॉपिक पे आते हैं कि अभी के टाइम पे ये सही वैल्यूएशन है कि नहीं, ये कैसे पता लगेगा। तो देखिए, अगर आपको ये ड्रॉ करना आ गया कि इसको एंकर कैसे करना है, कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक और कैसे, तो आपके लिए आसान है, हो जाएगा कि आप किसी भी स्टॉक को देखो स्क्रीन पे, और उसका वैल्यूएशन देखो कि अच्छा, ये लास्ट यहाँ पे ट्रेड की थी, उसके बाद कभी अपने फेयर वैल्यू पे आई नहीं, और ये ऊपर ही उठते हुए जा रही है। तो जब ये फेयर वैल्यू पे आएगी तब मैं खरीद लूंगा। सिंपल सा लॉजिक है बस, और कुछ नहीं। देखिए, मैं तो किसी किसी कोई भी स्टॉक 10-15 दिन, मैक्स 2 महीने तक होल्ड करता हूँ, उससे ज़्यादा मेरा का प्लान होता नहीं है। लेकिन आप, कोई अभी है जो जॉब होल्डर है, कोई हो सकता है कोई स्टूडेंट हो जो फुल टाइम ये कर नहीं सकता, तो उनके लिए सबसे इजी मेथड होता है कि वो फेयर वैल्यू पे खरीद ले चुपचाप, और वो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करे। क्योंकि जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं, वो तो देख रहे होते हैं न्यूज़ की इतना बढ़ रही है तो खरीद लेता हूँ। तो उससे अच्छा आपको एक फेयर वैल्यू पे मिल लो भाई,
वैसे नहीं कि ये बढ़ रहा है, तो वो ऑलरेडी प्रीमियम पे जा चुका होता है जब आप खरीदते हो। और प्रीमियम पे जाने के बाद मार्केट हो सकता है फेयर वैल्यू पे आए या डिस्काउंट पे जाए या सुपर प्रीमियम पे जाए। लेकिन प्रीमियम से सुपर प्रीमियम के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। प्रीमियम पे जाने के बाद ज़्यादातर चांसेस होता है कि वो वापस डिस्काउंट पे आए या तो फेयर वैल्यू पे आए। तो मेरा सजेशन यही है, अगर आपके पास पैसे हैं, आप पैसों का सही इस्तेमाल करना चाहते हो, तो हमेशा स्टॉक या कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी कमोडिटी हो, बॉन्ड्स ले रहे हो कब से या इंडेक्स फंड में ही लगा रहे हो, तो उसका एक फेयर वैल्यू पे आने दो उस चीज़ को, फिर वहाँ से इन्वेस्ट करना शुरू करो। तो वहाँ पे कुछ खरीद लो, जैसे आपके पास 1 लाख है तो आप 60,000 का खरीद लो, फिर थोड़ा वेट करो, देखो कि अगर क्रैश होकर नीचे आती है मार्केट, थोड़ा वेट मतलब क्या अगले दिन हो जाए ऐसी बात नहीं है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता वेट कर लो, देख लो कि अगर फिर थोड़ा गिरती है तो 40,000 का और खरीद लो, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो फेयर वैल्यू पे खरीदा है। अब मार्केट डिस्काउंट पे जा रही है तो आपके लिए तो वो बल्ले बल्ले है कि चलो मैंने तो एक फेयर वैल्यू पे दिया और अभी दूसरा डिस्काउंट पे ले रहा हूँ। तो डिस्काउंट वाली चीज़ ना आपको मतलब आपके प्रॉफिट में एक स्केल बढ़ा देता है। तो अब टारगेट कहाँ पे होना चाहिए वो चीज़ें हम बाद में देखेंगे। अभी तो हम बस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि कौन सा सही टाइम होता है आपको पैसे लगाने का। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ, जैसे कि भारतीय एयरटेल। ये देखिए आप, लास्ट स्विंग ये जो मैंने ड्रॉ कर रखा है पहले से ही, अगर आप ये ड्रॉ करना सीखना है तो आपको माय फ्रेंड वो पुराना वीडियो देखना ही होगा, जो कि कुछ 40-50 मिनट का वो भी वीडियो है। अगर इस पे ही मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर ले लूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इससे 2 वीडियोस पहले शायद, या मैंने वो प्लेलिस्ट बना रखा है एक ट्यूटोरियल वाला, ट्यूटोरियल 2024, उस पे जो सबसे पहला वीडियो है गया है ना अभी, उस पे जाके देख लो कि ये एंकर कैसे करना है। आपको पता कैसे लगाना है कि यहाँ से मैं फिबोनाची को, जैसे मैंने यहाँ से ड्रॉ किया यहाँ तक, तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये पॉइंट चूज कैसे करना है कि यहाँ से मैं ड्रॉ करूँ। हो सकता है मैं यहाँ से कर सकता था, यहाँ से कर सकता था, लेकिन यहीं से मैंने क्यों किया। तो ये चीज़ें आपको वहीं सीखने को मिलेगी, तो आप वो वीडियो देख लेना। और देखिए जैसे मेरे जो टॉप 50 स्टॉक्स हैं ना, निफ्टी 50 के लार्ज कैप वाले हैं, तो उनमें मैंने कुछ लिस्ट बनाई है। ये स्टॉक्स के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि इनका मैंने थोड़ा, ये मेरे फेवरेट स्टॉक्स है निफ्टी 50 के अंदर। इनका फंडामेंटल अच्छा है, फंडामेंटल्स जो भी टेक्निकल चीज़ें होते हैं वो अच्छे हैं। ये मतलब नए नए प्रोजेक्ट्स पे अभी काम भी कर रहे हैं, और हो सकता है आगे कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च होते हुए दिखे आपको, जितने भी कंपनीज यहाँ पर लिस्टेड है। बस इनका वर्क एनवायरनमेंट भी काफ़ी सही है। तो वो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों होता है, उन सब के बेसिस पे मैंने ये स्टॉक्स चूज कर, इनके रिसेंट अर्निंग्स रिपोर्ट भी जाके देख लो आप। तो एक वेल बैलेंस्ड लिस्ट बनाई है मैंने। अब देखते हैं कि भारतीय एयरटेल, ये अभी देख रहे हो आप, यहाँ से यहाँ पे, तो ये तो अभी प्रीमियम पे चल रहा है, अल्ट्रा प्रीमियम पे, सुपर प्रीमियम जिसे कहते हैं वो वहाँ पे चल रहा है। तो ये इसका फेयर वैल्यूएशन है नहीं, तो मैं अभी खरीदना पसंद नहीं करूँगा। तो इसके कुछ भी स्टॉक्स मेरे पास है नहीं अभी। मैंने कुछ खरीदा था ड्यूरिंग दैट क्रैश ऑन जून 4। उसके बाद मैंने कुछ 8-10% रख के बेच दिया था। और तब से अगर आप देखो तो जून 4 के बाद से, जून 4 वाला क्रैश यही था, यहाँ से अभी तक देखो तो 40% एयरटेल ग्रो कर चुका है। वेल, अदानी एंटरप्राइजेस अभी डिस्काउंट पे है फिलहाल, लेकिन इन पे थोड़ा रिस्की हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। अगर आप डाइवर्सिफाई करके, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट का स्ट्रैटेजी अगर डाइवर्सिफाइड रहता है तो थोड़े बहुत आप यहाँ पे भी खरीद सकते हो। वैसे तो फेयर वैल्यूएशन यही था 2950, आप देख सकते हो कि 150 पॉइंट तो अभी ऊपर ही चल रहा है। बट अगर मुझे खरीदना है तो मैं इसी लेवल पे खरीदूंगा, चाहे वो ऊपर जाए या नीचे जाए, लेकिन मैं अपना ऑर्डर प्लेस इसी लेवल पे करूँगा, क्योंकि मुझे यही
प्राइस जस्टिफाइड लगती है। अपोलो हॉस्पिटल्स, हाँ, ये एक ट्रिकी चीज़ है। यहाँ पे अपोलो का अभी जो चल रहा है सीन पूरा, आप देख सकते हो कि ये जो रिसेंट स्विंग्स थे, ये हर रोज़ डिस्काउंट पे आ रहे थे और फिर डिस्काउंट पे आने के बाद फिर से प्रीमियम पे जा रहे थे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप कह सकते हो कि थोड़ा बैलेंस्ड ग्रोथ है। तो आप अगर जब मार्केट ऐसे क्लमजी स्टेट पे मूव कर रहा हो ना, तो इनमें घुसो ही मत, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आपने अगर कुछ अलग ही स्टडीज़ कर रखी है इस पे, या आप इस पे जॉब करते हो, अगर आपको इंसाइट्स पता है, तो आप देख लो एपोलो हॉस्पिटल्स। वैसे ही कोटक बैंक, तो ये अभी डिस्काउंट पे आई थी और वहाँ से काफ़ी अच्छा छलांग मार के गई है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐड कर रखा था, और ये जो लेवल देख रहे हो ना, यहाँ पे पहले से ड्रॉ हो रखा है 1816। यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी और मैं एग्जिट कर चुका हूँ। ये मेरा टारगेट था शायद, हाँ, यही था टारगेट। तो यहाँ पे मैं एग्जिट कर चुका हूँ ऑलरेडी। अब टाटा मोटर्स, ये भैया आपको भी पता है कि काफ़ी वैल्यू प्रपोजिशन वाले प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, लेकिन जो अभी न्यूज़ आई थी रिसेंटली उनके ईवी को लेकर, और जो गवर्नमेंट से भी न्यूज़ आए हैं, क्योंकि इनका अभी तो स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो ईवी को लेकर ही ये मार्केटिंग कर रहे हैं, तो सेफ्टी और ईवी, ये दो पे ही टाटा रिलाई कर रही है स्ट्रेटजी पे। तो अभी जो रिसेंट न्यूज़ आए थे, गवर्नमेंट ने सब्सिडीज हटा दिए मेजर सिटीज़ में ईवीज पे। अब वो हाइब्रिड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं गवर्नमेंट। तो ये सब न्यूज़ से काफ़ी इम्पेक्ट हुआ टाटा मोटर्स को। लेकिन देखिए, न्यूज़ तो एक बस कैटलिस्ट है, वो तो एक बहाना होता है मार्केट गिराने का या मार्केट में वो देखने का, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें तो फेयर वैल्यू पे आना ही है। तो ऑब्वियसली जो एक फेयर वैल्यूएशन बनती है वो 788 पे बनती है। मैं अगर टाटा मोटर्स खरीदूंगा तो मैं इसी जोन के अराउंड, ये जोन है ना, ये जोन, सॉरी, ये जोन पे ही खरीदना पसंद करूंगा। उसे 1-2% ऊपर, 1-2% नीचे। तो ये रहा टाटा मोटर्स। अब मारुति, हाँ, ये भी थोड़ा हाइब्रिड के चलते इनमें ग्रोथ देखने को मिला है। ये भी फेयर वैल्यूएशन पे जाने वाली थी लेकिन गई नहीं है। और दानी पोर्ट्स, तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे ऐसे करके किसी भी स्टॉक का फेयर वैल्यूएशन पॉइंट निकाल सकते हो। बस आपको ये जो फिबोनाची है, इसको सही से एंकर करना है, फिर वो आपको बेसिकली सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि नहीं भाई, अभी तो बहुत महंगा बिक रहा है, मैं बाद में खरीदूंगा। आप फ्लिपकार्ट की जैसे सेल पे वेट करते हो ना कि बिग बिलियन डे आने पे खरीदूंगा, वैसे ही तो इनका भी एक डिस्काउंट मार्केट आता है, तब खरीदा करो। डिस्काउंट नहीं तो कम से कम फेयर वैल्यू पे ही खरीद लो। सुपर प्रीमियम पे क्यों खरीदना है भाई, पैसे बर्बाद क्यों ही कर रहे हो। मान लो सुपर प्रीमियम पे आप खरीदते हो 10 लाख रुपए का, अगर आपको 6 महीने में वो 10% ग्रो होते हुए दिखे ना, तो वही चीज़ जब आप डिस्काउंट पे लोगे या फेयर वैल्यू पे लोगे, तो वही चीज़ आप महीने में या 2 महीने में अचीव कर जाओगे। और आपको शायद ये मजाक लग रहा होगा कि भाई तू बोल रहा है कि 6 महीने में अगर वो होना था और इसमें 2 महीने में हो जाए तो साल में डबल हो जाएंगे पैसे। हाँ, हो सकता है। अब देखिए, फेयर वैल्यू पे आने के बाद आप आप पूरी हिस्ट्री देख लो। जो इससे पहले वाला वीडियो है ना, उसमें मैंने ये भी डिकोड किया है कि जो क्रैशेस है वो क्रैशेस है कि बस एक रेक्टिफिकेशन है, फेयर वैल्यू पे आने के बहाने है। तो वो वीडियो देख ही लो आप, आपके लिए क्लैरिटी थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उस पर भी मैंने यही बता रखा था कि किसी भी प्रोडक्ट का अगर आप
महंगे में खरीदते जाओ खरीदते जाओ खरीदते जाओ, तो एक पॉइंट वैसे आता ही है कि आपको जस्टिफाई लगता ही नहीं है कि वो प्रोडक्ट अब इतने प्राइस को जस्टिफाई करता है। अब मान लो आईफोन्स अच्छे हैं अच्छे हैं अच्छे हैं, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया है। फ़ोन की कैटेगरी में आईफोन्स बहुत ही स्मूथ चलते हैं, उनकी मतलब क्या यूआई इतना अच्छा है, सिक्योरिटी इतना अच्छा है, सब कुछ। लेकिन अब वही चीज़ अगर 50 लाख रुपए में वह एप्पल बेचने लगे तो आप खरीदोगे क्या? मतलब जिस जिस लेवल पे आज बिक रही है आईफोन, क्योंकि उनके अफोर्डेबल सेगमेंट्स भी आ गए, जो नॉर्मल मतलब 11 हो गया 12 हो गया, ये जो बेस वेरिएंट्स है उन पे मिनी भी आ गया जो अफोर्डेबल बना देती है चीज़ें, तो इसीलिए लोग खरीद रहे हैं अभी। लेकिन अगर वही चीज़ आपको 4 लाख 5 लाख रुपए में मिलती, प्रो मॉडल्स आपको 30 लाख रुपए में मिलते, तो क्या आप खरीदते क्या? नहीं, आप वेट करते। अब वेट क्या, आप उनके उसके बारे में सोचते ही नहीं कि भाई ये ले लो। फिर वापस से एप्पल को कुछ सोचना पड़ता और वो प्राइस कुछ ना कुछ करके कम करके लाती लाती लॉन्च करती करती, और उसको भी तो धंधा करना है। तो वही चीज़ें आप स्टॉक्स में भी मतलब अप्लाई किया करो कि भाई जो अभी बिक रही है ना ये चीज़, ये महंगी है, ऐसे तो नहीं खरीदूंगा मैं। जब कुछ लोगों के अंदर वो डिमांड कम होगा तो वो कुछ लोगों को और इम्पैक्ट कर जाएंगे कि हाँ, क्योंकि जब वॉल्यूम कम होता है मार्केट में तो एल्गो को पता लग जाता है कि हाँ अब बायर्स इंटरेस्टेड है नहीं खरीदने में, तो शायद मुझे अब थोड़ा प्राइस कम कर देना चाहिए। अब देखो, टाटा ने अपने ईवी के प्राइसेस कम किए, लेकिन उससे पहले वो महंगी बेच रहे थे उसको, तो क्या वो तब प्रॉफिट में थे? अब क्या लॉस में बेच रहे हैं? नहीं, वो एक प्रीमियम प्राइस था जो टाटा ईवी बायर्स खरीद रहे थे ना, तब वो एक प्रीमियम प्राइस था। अभी वो शायद फेयर वैल्यूएशन पे मिल रहा है, इसके बाद शायद डिस्काउंट पे भी मिल जाए। तो वही वही चीज़ है ना, आप स्टॉक्स में भी अप्लाई किया करो, तभी आपको बेस्ट प्राइस पे, इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम, वो सीजनैलिटी होती है आपकी, कब जाएगा, इस महीने जाएगा, अगले महीने जाएगा, अगले साल जाएगा, वो सब छोड़ो आप, आपको ना फेयर वैल्यू पे मिल जाए बस, वही होता है बेस्ट टाइम। चलो, इसी के साथ ये वीडियो कुछ 30 मिनट का शायद तो बन ही गया होगा। हाँ, इसी के साथ बंद करते हैं आज की कहानी, और अगला वीडियो शायद संडे को आए, ट्यूटोरियल जैसा कुछ, और डेली अपडेट्स तो मैं आपको देते रहूँगा, और ये लिस्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं। आप कमेंट में लिख दीजिए जिससे इसको चाहिए, और अगर नहीं आपकी कुछ फेवरेट स्टॉक्स है तो आप उनके साथ ऐसी वाली स्ट्रैटेजी अप्लाई करिए जो मैंने अभी सिखाई या जो मैंने बताई आपको। चलो, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।